नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा हिंदी अध्यापन पद्धति के विषय में चल रहा था, आज हम उसमें एक नया विषय पढ़ेंगे, नया अध्याय पढ़ेंगे, भाषा अध्यापन की विधाएं। हिंदी भाषा में 4 विधाएं मुख्य रूप से होती हैं। गद्य और पद्य तो मेन 2 मुख्य विधाएं हैं, और अध्यापन कार्य को अगर सफल बनाना हो तो 4 विधाओं को पृथक पृथक किया जाता है: गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना। और हर विधा को पढ़ाने का तरीका अलग है, इसलिए प्रत्येक विधा के विषय में जानना जरूरी है। तो सर्वप्रथम आज हम गद्य अध्यापन के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं, गद्य तथा पद्य। लेकिन वर्तमान समय की अनिवार्यता और अध्यापन कार्य को सरल बनाने के लिए गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना शिक्षण पृथक पृथक भी किए जाते हैं, अन्यथा व्याकरण और रचना गद्य और पद्य के ही अंग हैं। इस इकाई में हम चारों अध्यापन की अलग अलग चर्चा करेंगे। गद्य अध्यापन। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य वस्तुतः गद्य प्रधान है। अधिकांश सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक कार्यकलाप गद्य के माध्यम से ही होते हैं। गद्य साहित्य का आधुनिक युग में विशेष विकास हुआ है। गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे निबंध, कहानी, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि। उपयोगिता एवं ग्रहणशीलता की दृष्टि से सभी विधाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके द्वारा बच्चों को शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, विभिन्न लेखन शैलियाँ आदि का ज्ञान कराकर उन्हें बहुज्ञ बनाया जा सकता है। गद्य अध्यापन के उद्देश्य। पद्य हृदय की उपज है तो गद्य मस्तिष्क की। पद्य हृदय की उपज है तो गद्य मस्तिष्क की। हम जो भी अपने आसपास होते देखते हैं, उसकी हम समीक्षा, विश्लेषण और तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। उन पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है और इन्हीं विचारों को माला में पिरोकर लेखन शैली में अभिव्यक्त करते हैं। इसी कारण भाषा अध्यापन में गद्य अध्यापन का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों में कल्पना, विचार, तर्क, आलोचना आदि का विकास गद्य द्वारा संभव है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: छात्रों में शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण की योग्यता प्रदान करना, उन्हें वाचन एवं पठन कला में निपुण बनाना, छात्रों को लिपि और साहित्य का ज्ञान देना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, उन्हें पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना, छात्रों को उचित गति और उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक पठन करने में कुशल बनाना। 7 हो गया। अब 8वां है दोस्तों, छात्रों को पूर्ण मनोयोग से मौन वाचन पठन करने और इस प्रकार लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। उन्हें गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को बोध शक्ति, कल्पना शक्ति, विवेचना शक्ति आदि सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास करना तथा पठित अंश की समीक्षा करने के योग्य बनाना। उनके व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करना। छात्रों को मुहावरों तथा कहावतों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों में साहित्य अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करना। छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। उनका चरित्र निर्माण करना। छात्रों की मानसिक, तार्किक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। और गद्य अध्यापन की अब विधियां देख लेते हैं। गद्य अध्यापन के लिए कोई एक विशेष पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। छात्रों के स्तर, रुचि व उनकी अनिवार्यताओं के अनुसार विधि का चयन करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख विधियों की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा विधि। वर्तमान समय में यदि पारंपरिक विधियों को उपयोग कर गद्य अध्यापन किया जाए तो छात्र रुचि नहीं लेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि चर्चा विधि का प्रयोग करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। पहला, व्याख्या। आदर्श पाठ व मौन पाठ के उपरांत गद्यांश में निहित शब्दावली, भाषा तत्व, पाठ में प्रदत्त पात्रों का परिचय, समस्याएं, मूल्यों व गाभा घटकों की चर्चा की जाए। पाठ से संबंधित उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं की भी चर्चा होनी चाहिए।
यह व्याख्या प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उदाहरण देकर, तुलना करवाकर, समीक्षा द्वारा, सार कथन आदि द्वारा की जा सकती है। इस विधि में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना अनिवार्य है। दूसरा है, अब चर्चा विधि में पहले व्याख्या था, अब दूसरा है विश्लेषण। पाठ में विशेष विचार बिंदुओं का विश्लेषण छात्रों की सहायता से किया जाना चाहिए। इसके लिए बोध प्रश्न, सुझावात्मक तथा पूरक प्रश्नों, निम्न स्तरीय व उच्च स्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं की सहायता ली जा सकती है। विचार विश्लेषण के लिए छात्रों का सहभाग लेना चाहिए और उन्हें अपने विचार व जिज्ञासा प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विचार विश्लेषण द्वारा छात्रों की चिंतन व समीक्षा करने की योग्यता का विकास करना शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। अगला है बोध परीक्षण। विचार विश्लेषण के बाद छात्रों का बोध परीक्षण किया जाना चाहिए। आशय पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए और ये प्रश्न बोध क्षमता, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक योग्यता पर आधारित होने चाहिए। प्रश्न सरल, स्पष्ट और स्तरानुकूल हो जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। और ड है सारांश। चर्चा विधि के आशय की चर्चा के उपरांत अंत में पढ़ाए गए पाठ का एक बार सार अवश्य बताना चाहिए जिससे आशय को क्रमबद्ध रूप से समझ सके। चर्चा विधि के गुण। अब डिस्कशन मेथड के गुण बताए हैं कि आशय के स्पष्टीकरण में सहायक, छात्रों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायक, इससे प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान होती है, दूसरों के विचारों को सुनना व सहमति असहमति प्रकट कर तर्क शक्ति को बढ़ावा देना, कक्षा में अधिकतर छात्रों को सहभाग का अवसर, निर्णय क्षमता विकसित करना। चर्चा विधि के दोष भी है इसके। वैसे तो चर्चा विधि का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है, समस्त गुणों के उपरांत कुछ बिंदुओं पर अभाव दिखाई देता है। पहला, कभी कभी चर्चा करते समय विशिष्ट बिंदुओं के स्पष्टीकरण का अभाव हो जाता है। शिक्षक व छात्र अन्य बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि विशेष बिंदुओं की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। और दूसरा है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रकरण चर्चा विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। कभी कभी चर्चा के दौरान कुछ छात्र अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं और अन्य छात्र कुंठित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, जैसे हीन भावना, घृणा, ईर्ष्या आदि। चर्चा विधि में अनचाहे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी अनावश्यक विषयों की चर्चा में समय व्यर्थ हो जाता है। अगला है कथा कथन विधि। कथा कथन ज्ञान प्रदान करने की महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग विशेष रूप से भाषा, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में किया जाता है। विषय की पूर्ण जानकारी वाचक द्वारा दी जाती है। जो पाठ जीवन के किसी अंश, घटना अथवा मनोभाव पर आधारित होते हैं, वहाँ कथा कोई विशेष उद्देश्य को लेकर चलती है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। कथा कथन एक प्रकार की कला है जो भाषा के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। कथा कथन करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कथा में क्रमबद्धता बनी रहे, उचित हाव भाव, स्वाभाविक गति एवं स्पष्ट आवाज हो। किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका से पढ़ना नहीं चाहिए। स्पष्टीकरण हेतु उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। कथा कथन के समय श्रोता के कल्पनाओं, रुचियों व स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। सरल व सीधे वाक्यों और शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए। वाचक को स्वयं कथा कथन में रुचि होनी चाहिए। कथा कथन छात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार होना चाहिए जो उनकी मन स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सके। गुण। छात्रों के विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। सुस्पष्ट उच्चारण का ज्ञान होता है। कथा कथन करते समय प्रसंगानुसार छात्र अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। आशय विषय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना सीखता है।
छात्र पाठ का उद्देश्य तथा नैतिक मूल्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके दोष देख लेते हैं दोस्तों। दोष देख लेते हैं। इस पद्धति द्वारा सभी छात्रों से आदान प्रदान संभव नहीं होता। यदि शिक्षक कथाकथन विधि का उपयोग दक्षता से नहीं करे तो विषय की स्पष्टता नहीं हो पाती। सभी छात्र इस पद्धति का आनंद नहीं उठा पाते। क्रमबद्धता टूटने पर विषय जटिल हो जाता है। छात्रों का सक्रिय सहभाग नहीं हो पाता है। इस विधि के प्रयोग में अधिक समय लगता है। अभिरूप विधि। अगला है अभिरूप विधि। अभिरूप विधि एक प्रकार की अभिनय कला है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को कृत्रिम ढंग से बढ़ावा दिया जाता है और उसके द्वारा महत्वपूर्ण कौशलों का प्रयोग कर अभिव्यक्ति की जाती है। छात्र एक विशेष भूमिका अदा करते हैं और कक्षा वातावरण में वास्तविकता लाने का प्रयत्न करते हैं। यह सामाजिक नाटक, अभिनय, भूमिका और मनोविश्लेषणात्मक नाटकों की संवेदनात्मक प्रशिक्षण है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष कौशलों का प्रयोग कर अध्यापन में सुधार व विस्तार लाया जाता है। कक्षा कक्ष की समस्याओं को इन कौशलों के उपयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। इस विधि में नाट्यकरण और भूमिका अभिनय विशेष महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी कलाएं अपना अपना स्थान रखती हैं, लेकिन नाट्यकरण और भूमिका अभिनय द्वारा छात्र अपने संवेगों और अभिव्यक्ति को अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकता है और अपने विषय का स्पष्टीकरण कर सकता है। इस पद्धति में करके सीखना, डूइंग फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर डूइंग पर बल दिया जाता है। प्रस्तुतकर्ता को कक्षा के अन्य विद्यार्थी निरीक्षण करते हैं और बाद में फीडबैक के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पद्धति की कुछ सीमाएं। इसमें छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि वह किसी कौशल में कुशल नहीं है तो बार बार सुझाव आने पर पुनः प्रदर्शन के लिए कहा जाता है, तो छात्र में हीन भावना व अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ सकती हैं। सभी छात्र अपनी कला प्रदर्शन में निपुण नहीं होते हैं। यहाँ शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि इन समस्याओं का निराकरण करें, प्रत्येक छात्र को उसकी कला का प्रदर्शित करने में प्रेरित करें। नाट्यकरण का महत्व। भाषा शिक्षा के अनेक प्रविधियों में एक प्रविधि नाट्यकरण, नाटकीकरण है। भाषा के प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में प्रसिद्ध नाटकों के कुछ अंश, कुछ लघु एकांकी, कुछ संवाद आदि होते हैं। समय समय पर इसका कक्षा में छात्रों द्वारा नाट्यकरण किया जाता है। नाटक का अर्थ किसी भी दशा के अनुसरण को नाटक कहते हैं। नाटक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। नाटकों में समस्त कलाओं का समावेश होता है। इसलिए संस्कृत भाषा में कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक के लिए संस्कृत में रूपक, रूप्य और नाट्य शब्द का प्रयोग मिलता है। नाट्य शब्द नट धातु से बना है। नट धातु नेत्र के अर्थ के साथ साथ अभिनय का अर्थ भी समाहित है। मानव जीवन के विभिन्न रूप एवं परिस्थितियों का अनुकरण नाटक है। नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। नाटक गद्यात्मक, पद्यात्मक दोनों रूप में होते हैं। नाटक में वास्तविकता अधिक होती है। नाटक से मनोरंजन होता है और कुछ न कुछ संदेश मिलता है। भरत भूमि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, ये संस्कृत का श्लोक है, इसमें जो है शिक्षा का नाटक शिक्षा का महत्व। विद्यार्थियों के मन में दबी हुई प्रभुत्व कामना तथा आत्म प्रदर्शन की इच्छा के लिए अभिव्यक्ति तथा तृप्ति के अवसर मिलते हैं। छात्रों के अनुकरण की मूल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण होता है। छात्रों के मनोभाव का परिष्कार होता है, जैसे घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि। छात्रों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा लौकिक आचार व्यवहार से परिचित कराया जाता है। किसी भी घटना या चरित्र को नाटक के माध्यम से खेलकर सरलता से समझाया जाता है। नाटक के अनुकरण और क्रियाशीलता का उचित विकास होता है। नाटक के द्वारा शिक्षा में क्रियाशीलता और पूर्णता आती है।
नाटक के द्वारा विद्यार्थी परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। छात्रों को शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है। नाटक से बालक की विषय ग्राह्यता, आत्मविश्वास बढ़ता है। नाटक द्वारा अंग संचालन, हाव भाव, मुद्रा आदि द्वारा भाव अभिव्यक्ति विकसित करना। इसलिए हमें याद रखना होगा कि नाटक खेलना बच्चों का सहज प्रवृत्ति होती है। बच्चे हमेशा आपस में मिलकर राजा रानी, डॉक्टर मरीज, माता पिता, मालिक मजदूर आदि के नाटक खेल करते रहते हैं। छात्रों की इस सहज और नैसर्गिक प्रवृत्ति का शिक्षक अधिक से अधिक उपयोग कर उनमें अपने सामाजिक परिवेश के प्रति समझ पैदा कर सकते हैं, आत्म प्रदर्शन और संकल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं, दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना का विकास कर उनके बोलने में आत्मविश्वास तथा उनके शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। नाटकीकरण एक मूल्यवान शैक्षिक अनुभूति है जिसका नियमित भाषा शिक्षण के साथ सुमेल संबंध स्थापित होना चाहिए। नाटकीकरण में संवाद, हाव भाव, भाव भंगिमा, वाणी विन्यास आदि का समावेश होने के कारण इसका छात्रों की आंखों और कानों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नाटकीकरण का उपयोग छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। इसकी मदद से सूक्ष्म भाव और विचारों को स्थूल रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य सभी शिक्षण प्रविधियों की तुलना में नाटकीकरण की अधिक सृजनात्मकता है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि साहित्य की विधा में नाटकीकरण का अत्यंत महत्व है। नाटक द्वारा छात्रों के चरित्र व नैतिकता का विकास होता है। उदाहरण लक्ष्मण के चरित्र द्वारा भाई राम के प्रति प्रेम व त्याग की भावना विकसित की जा सकती है। इससे छात्रों में भातृभाव का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये गद्य अध्यापन की पद्धति के विषय में बताया गया है, जिसमें आज हमने गद्य अध्यापन क्या है, गद्य अध्यापन के उद्देश्य क्या हैं और गद्य अध्यापन की विधियाँ क्या हैं, चर्चा विधि के अंतर्गत व्याख्या और विश्लेषण, बोध परीक्षण, सारांश, उसके बाद चर्चा विधि के गुण, फिर चर्चा विधि के दोष, फिर कथा कथन विधि और उनके गुण, कथा कथन विधि के गुण और दोष, उसके बाद अभिरूप विधि के विषय में पढ़ा। उसके बाद उसके अंदर जो नाटकीकरण और भूमिका अभिनय आता है, उसके विषय में हमने नाटक शिक्षा का महत्व विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने गद्य अध्यापन जो एक विधा है, भाषा अध्यापन की एक विधा गद्य अध्यापन है, गद्य अध्यापन के विषय में आज हमने विस्तार से चर्चा की। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्हें इसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।